हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का एग्जाम कराया गया था। ये 20 जून से लेकर 26 जून के बीच में हुआ था। ठीक है, उसके फिर 3 से 4 दिन के बाद आंसर की आई थी और मैंने सर्वे फॉर्म आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिससे कि हम ये जान पाएं कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा और एस्पिरेंट्स कितना कितना स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसकी कट ऑफ का एनालिसिस हो सकता है, बट टू बी ट्रू कट ऑफ बता पाना इम्पॉसिबल है सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन में, क्योंकि यहाँ पे 489 डिफरेंट कट ऑफ्स आने वाली हैं और सिर्फ 2000 वैकेंसीज के लिए। तो इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट, बट इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। कौन सी शिफ्ट ईजी है, कौन सी शिफ्ट हार्ड है, किस शिफ्ट में कितने मार्क्स भर सकते हैं, हमारे सर्वे में जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उसमें लो एवरेज स्कोर चल रहा है, वो क्या चल रहा है, कितने मार्क्स से ज़्यादा स्कोर करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो जो मेरे एंड पे काम था मैं अपना पूरा यहाँ पे करूँगा और सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। साथ ही साथ सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के सारे पेपर्स मैंने आरबी की वेबसाइट पे मॉक फॉर्म में भी डाल दिए हैं, जो आप एज अ टेस्ट दे सकते हैं। सेक्शनल देना चाहें सेक्शनल, फुल लेंथ देना चाहें फुल लेंथ। अभी डिटेल्ड सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है और पीडीएफ सारी टेलीग्राम पे दे दी थी सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज पीडीएफ जो हम पेड कोर्स यूजर्स को देते हैं वो आज रात तक अपलोड हो ही जाएंगी। ठीक है, ऑलमोस्ट क्रिएटेड। और बाकी सीएचएसएल की भी आज लास्ट डेट है। ठीक है, तो इसकी 3 से 4 दिन में मोस्ट प्रोबेबली आंसर की आ जाएगी। तो सारे की सारी कंपाइलेशन आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी, मॉक फॉर्म में पेपर्स भी आपको वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे। साथ ही साथ इसका एनालिसिस भी किया जा सकता है सीएचएसएल का, क्योंकि मेनली इसके अंदर एक ही कट ऑफ आती है। बाकी होती तो 2-3 डिफरेंट तरह की कट ऑफ्स हैं, बट जो मेजर एस्पिरेंट्स को इंपैक्ट करती है वो सिर्फ एक ही कट ऑफ होती है। तो इसका एनालिसिस किया जा सकता है। इस बार वैकेंसीज भी सीएचएसएल में ठीक ठाक है, तो वी विल ट्राई टू डू जो भी अपने एंड पे हो सकता है, पूरी कोशिश करेंगे एक अच्छा एनालिसिस आप लोगों को देने के लिए। बाकी जो सर्वे में पार्टिसिपेशन रहा वो लगभग 8982 एस्पिरेंट ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया, जिसमें सबसे ज्यादा ग्रेजुएशन लेवल के एस्पिरेंट से 56.8%, फिर हमारे हायर सेकेंडरी लेवल के और फिर मेट्रिकुलेशन लेवल के। ठीक है, एग्जाम आपका टोटल 20 शिफ्ट्स में हुआ, जिसमें मेट्रिकुलेशन लेवल की 8 शिफ्ट्स थी और हायर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की 6 शिफ्ट्स थी। ठीक है, कैटेगरी वाइज कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ग्रेजुएशन लेवल से चीजों को समझते हैं। ठीक है, इसमें 5074 एस्पिरेंट ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया था। शिफ्ट वाइज आप उनका रीजनिंग का एवरेज स्कोर, जीके का एवरेज स्कोर, मैथ्स का एवरेज स्कोर, इंग्लिश का एवरेज स्कोर देख सकते हो और टोटल एवरेज स्कोर देख सकते हो 148.26 जा रहा है। तो मतलब बहुत ज्यादा बच्चों ने यहाँ पे स्कोर किया है, कि जब एवरेज स्कोर ही हमारे सर्वे के अंदर 148.26 जा रहा है, मतलब कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि जो हमारे सर्वे में पार्टिसिपेट करते हैं वो जनरली वो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं, जो एग्जाम की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे चैनल पे कभी भी आपको किसी भी तरीके की फालतू बातें करने की मिलेंगी नहीं, कोई वीडियो ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें आपका सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा हो। कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन आपका हर वीडियो में रहता है। तो जो जेन्युइन एस्पिरेंट्स हैं वही सर्वे में पार्टिसिपेट करते हैं और वही हमारे चैनल से जुड़े हुए भी हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड इंक्रीज है, किस शिफ्ट में कितने कितने मार्क्स मेरे हिसाब से बढ़ सकते हैं, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से है कि जो 20 जून की शिफ्ट 3 है इसके अंदर आपके 8.62 मार्क्स बढ़ सकते हैं। ठीक है, 21 जून की शिफ्ट 3 है, इसमें लगभग 5.38 मार्क्स बढ़ सकते हैं। ये रो स्कोर के बेसिस पे अगर हम देखें सारी शिफ्ट का एवरेज इंक्रीज निकालूं तो 4.5 मार्क्स और बढ़ जाएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हर शिफ्ट में अलग अलग मार्क्स इंक्रीज करेंगे और ये भी चेंज होता रहता है। जैसे कि सपोज करो कि एक बच्चा है जो ईजीएस शिफ्ट मैंने कहा इस बार मेरी रही है 152.8 मार्क्स एवरेज स्कोर जाने वाले 24 जून की शिफ्ट 3, मैंने कहा इसमें 0 का इंक्रीज होगा, लगभग कोई इंक्रीज नहीं है। लेकिन अगर इस शिफ्ट में भी आप सपोज करो 180 नंबर लेके आते हो तो ये अपने आप बढ़ के 184 या 185 तक जा सकता है। ठीक है, और अगर बहुत कम लेके आओगे, मान लो 120 रहोगे, तो ऐसा नहीं है कि 0 का इंक्रीज रहेगा, मार्क्स रिड्यूस होकर आपके 110, 115, 118 ऐसे भी रह सकते हैं। तो इस मार्क्स के आसपास लेके आओगे तो लगभग इंक्रीज ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन इसके आगे पीछे कम आएगा बहुत ज्यादा तो रिड्यूस भी हो सकते हैं, ज्यादा है तो और ज्यादा बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन बहुत डिफरेंट तरीके से काम करता है। पहले मैं डिटेल में एक चीज बताता था, अभी उसमें आपका टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। मैं आगे बढ़ूंगा इस पे, आपको ये चीजें समझनी होंगी कि एक रफ आइडिया के लिए है, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस तो जरूर आएंगे। ऐसे ही अगर मैं इसे डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से चेंज कर दूं तो सबसे डिफिकल्ट रही है 20 जून की शिफ्ट 3, उसके बाद 25 जून की शिफ्ट 3 और लास्ट में सबसे इजीएस्ट रही है 24 जून की शिफ्ट 3। ये बात कर रहा हूं मैं मेट्रिकुलेशन लेवल की। नॉर्मलाइजेशन मेट्रिकुलेशन लेवल पे अलग होगा, ग्रेजुएशन लेवल पे अलग होगा और हायर सेकेंडरी लेवल पे अलग होगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब हायर सेकेंडरी लेवल पे हम आ जाते हैं, जिसमें सर्वे में 2178 एस्पिरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया
आप एवरेज स्कोर सभी सब्जेक्ट्स का बच्चों का देख सकते हैं। यहाँ पे एवरेज 142.48 जा रहा है ओवरऑल। अगर हम देखें एक्सपेक्टेड इंक्रीज, तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड इंक्रीज है हर शिफ्ट का आप देख सकते हैं। अगर मैं डिफिकल्टी ऑर्डर के हिसाब से लगा दूं तो सबसे डिफिकल्ट रही 21 जून की शिफ्ट 2, जिसमें लगभग 9 से 10 नंबर आपके इंक्रीज हो सकते हैं अगर इस शिफ्ट में आपने पेपर दिया है। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट का टियर 1 का रिजल्ट आएगा। ठीक है, लगभग 2 से 3 महीने में रिजल्ट आ जाना चाहिए। उसके बाद भी कभी भी आपको नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पता नहीं चलते हैं। ये बहुत दिक्कत है सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम में। क्यों दिक्कत है? वो क्या करते हैं, सिर्फ फाइनल रिजल्ट जब आएगा जब नॉर्मलाइज्ड स्कोर देंगे। अब एक बच्चा है, मान लो उसी पर्टिकुलर शिफ्ट में उसके नंबर आए 138 और उसकी कट ऑफ चली गई 142। अब उसका लिस्ट में तो नाम आ गया कि चलो भैया 142 कट ऑफ जा रही है, उसका लिस्ट में नाम आ गया, तो उसके 142 प्लस है, उसे ये पता चल गया। लेकिन एक्चुअली में कितने नंबर है उसके कभी भी नहीं पता चलेगा। और उसे भी पता है अगर बाउंड्री पे कट ऑफ के आसपास होगा तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही कम होंगे, उससे कहीं ज्यादा होने चाहिए। अब उसके 143 मार्क्स हैं या 150 मार्क्स हैं या 155 मार्क्स हैं, ये उसे कभी पता ही नहीं चल पाएगा जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता। तो बच्चे दुविधा में रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम दो और भूल जाओ, अपने आगे के एग्जाम्स में लगे रहो। आगे क्या क्या चीजें होंगी इसमें नहीं पता चलता। ऐसे ही अगर मैट्रिकुलेशन पे देखूं तो 8 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, हर शिफ्ट में एवरेज स्कोर्स देख सकते हैं आप और कितना कितना इंक्रीज होगा वो देख सकते हैं। इसमें देखो बड़ा जबरदस्त इंक्रीज भी देखने को मिल रहा है हमें। आप देखेंगे एक शिफ्ट ऐसी है जिसमें 15 नंबर भी इंक्रीज हो सकते हैं। मतलब अगर आपने 25 जून की शिफ्ट 1 में दिया है तो 15 मार्क्स तक का भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो मतलब ये बहुत डिफिकल्ट शिफ्ट रही होगी 25 जून की शिफ्ट 1, जिसमें एवरेज स्कोर 134.79 जाता है। ठीक है, तो आप यहां से आइडिया ले लीजिए और हार्डेस्टनेस के बेसिस पे आप यहां पे देख सकते हैं पूरा का पूरा डेटा। अच्छा, आरबी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेड कोर्स यूजर्स हैं, जिन्होंने सर्वे में मार्क किया था कि हाँ वो आरबी से पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर मैं उनके टॉप 100 एस्पिरेंट्स का डेटा दिखाऊं आरबी के पेड कोर्स यूजर्स का, तो वो कुछ इस तरीके से, जिसमें हाईएस्ट आशु तिवारी के हैं जिनका रो स्कोर 183 है, ये मैथ्स कोर्स स्टूडेंट है और इनका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर एक्सपेक्टेड लग रहा है वो 188.38 तक जा सकता है। बाकी हो सकता है इनका 190 भी चला जाए, क्योंकि ज्यादा नंबर है तो और ज्यादा इंक्रीज देखने को मिल सकता है। फिर शुभम है, ठीक है, इनका 183.5 है, इतना हो सकता है। इस तरीके से ये सिर्फ उस डेटा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ जिन्होंने सर्वे में बताया। एक्चुअली में जो स्टूडेंट है वो कहीं ज्यादा है, क्योंकि सर्वे में टोटल पार्टिसिपेशन ही 10,000 है, जिसमें पेड कोर्स यूजर्स बहुत लिमिटेड है। ठीक है, और उनका डेटा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो 150 से ज्यादा स्कोर करने वाले जो आरबी के पेड कोर्स यूजर्स हैं वो हमारे पास टोटल 536 से ज्यादा एस्पिरेंट्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब मैं कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसीज दिखाता हूं। एक बार टोटल सिलेक्शन पोस्ट में हमारे पास 2049 वैकेंसीज थी, रीजन वाइज और कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे दिख रही है। उसके अलावा यहाँ पे अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखें तो आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे 1129, हायर सेकेंडरी लेवल पे 464 और मैट्रिकुलेशन लेवल पे 456 वैकेंसीज है। और टोटल पोस्ट कितनी है? 489। आप देखिए 489 पोस्ट है, मतलब ऑन एन एवरेज भी अगर मैं निकाल लूं तो एक पोस्ट की लगभग 4 ही वैकेंसी है। तो यहाँ पे मैटर करता है कि जो पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसमें कितने कैंडिडेट सुटेबल थे उसके लिए। क्योंकि किसी किसी पोस्ट में मान लिया कि आपने एक पर्टिकुलर फील्ड में ही ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए, अब उसके बहुत कम कैंडिडेट्स हुए और वैकेंसी ज्यादा हुई तो आपके बहुत कम कट ऑफ पे भी सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। और ऐसे अगर हायर एंड पे जाए तो कोई सिर्फ पोस्ट ऐसी है जिसके लिए मैट्रिकुलेशन लेवल की मान लो पोस्ट है तो सभी लोग एलिजिबल है, उसके जो ग्रेजुएट है वो भी, हायर सेकेंडरी वाला भी, और नॉर्मल सिर्फ 10th पास मांगा गया है, तो उसके लिए कट ऑफ तो बहुत ज्यादा हाई जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कट ऑफ का अंदाजा लगा पाना भी इंपॉसिबल है, कोई एनालिसिस नहीं कर सकता इसका। 489 पोस्ट है, 489 डिफरेंट कट ऑफ निकलेंगी। 489 अनरिजर्व कैटेगरी की, 489 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, अगर सारी कट ऑफ सारी कैटेगरी वाइज 489 कट ऑफ निकालने चलेंगे तो जितनी वैकेंसी है उतनी ही कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएंगी, या उससे थोड़ी सी कम ज्यादा मान लो बस। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर पोस्ट में से एसटी की कट ऑफ वैकेंसी है तो उसमें एसटी की कट ऑफ आएगी, वरना एसटी वालों को अगर एज रिलैक्सेशन नहीं मिला तो यूआर में सिलेक्शन लेना पड़ेगा, तो उसकी कट ऑफ ही नहीं आएगी किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे एसटी कैटेगरी की वैकेंसी नहीं है तो। इसी तरीके से बहुत ज्यादा पोस्ट है, इसलिए एनालिसिस करना इंपॉसिबल है, इसलिए थोड़ा डिले भी हो गया, जो मैं इसे ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था। अगर मैं देखूं यहाँ पे 2000 पोस्ट के लिए जो फॉर्म फिलअप थे, आप देखेंगे 10th लेवल पे 12 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 12th लेवल पे 10 लाख, और अगर ग्रेजुएशन लेवल पे देखें 10 लाख, तो ओवरऑल देखें 30 लाख से ज्यादा फॉर्म पड़े हैं। कितनी पोस्ट के लिए? 2000 वैकेंसीज के लिए ओनली। और उसमें भी अगर यूनिक कैंडिडेट्स का डेटा निकालूं मैं, वो लगभग 13 लाख कुछ एसएससी ने बताया था ये जब मैंने आरटीआई लगाई थी। तो सिलेक्शन रेट बहुत ही ज्यादा कम होता है सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन में। जब फॉर्म भर रहे थे मैंने उस टाइम पे आपको बताया था
कि सिलेक्शन रेट बहुत कम है। अगर स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन आपके पास है जिसकी अलग से वैकेंसी आ गई तो उनके लिए चांसेस रहता है, बाकी बहुत ज्यादा मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। अगर टोटल सर्वे की बात की जाए तो रो स्कोर के बेसिस पे मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ सारे लेवल्स को कंबाइंड करके। 175 से ज्यादा स्कोर करने वाले 152 एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है। 165 से ज्यादा स्कोर करने वाले 1095 एस्पिरेंट्स हैं। इस तरीके से आप पूरा का पूरा यहाँ पे डेटा देख सकते हैं ओवरऑल एंड कैटेगरी वाइज। अगर मैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बीच में ऐड कर दूं तो डेटा किस तरीके से बन रहा है, कुछ इस तरीके से चीजें चलेंगी। तो आपको ये चीज समझ में आएगी यहाँ पे कंपटीशन, ये हमारे सर्वे का डेटा है जिसमें 10,000 एस्पिरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। एक्चुअली में नंबर इससे थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। और अगर मैं बात करता हूँ ग्रेजुएशन लेवल का, अगर आप डेटा देखेंगे तो कुछ इस तरीके से है। बिफोर नॉर्मलाइजेशन, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, कुछ इस तरीके से डेटा है हमारे सर्वे के अंदर। अगर मैं हायर सेकेंडरी लेवल पे बिफोर नॉर्मलाइजेशन डेटा देखूं तो कुछ ऐसा है, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन डेटा कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। और मैट्रिकुलेशन पे देखेंगे बिफोर नॉर्मलाइजेशन डेटा कुछ इस तरीके से है, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन डेटा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर पोस्ट भरी है ऐसी जिसमें बिल्कुल बेसिक क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो उसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने वाली है, ठीक है। तो अपनी तैयारी उसी हिसाब से आगे कंटिन्यू कीजिएगा। और लगभग इतने ही कंपटीशन में आप देखेंगे कि सीजीएल के अंदर हमारे पास कितनी वैकेंसीज हैं, लगभग 17,000 के आसपास। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल भी ढीला ना करें। सिलेक्शन पोस्ट में जो हो गया, अपना टारगेट सीजीएल को लेते हुए पूरा तैयार करें। सीएचएसएल का एग्जाम हो गया, अगर आपको लगता है टीयर 1 में बहुत अच्छा गया आपका, तो टीयर 2 की प्रिपरेशन में लग जाएं, कोई भी कमी ना छोड़ें, ठीक है। और सीजीएल के हिसाब से तो जो लोग ग्रेजुएट है अपनी तैयारी करते ही रहे, उसमें कोई भी कमी ना छोड़े, ठीक है। आरबी एप्लीकेशन से अगर आपको तैयारी करनी है सीजीएल 2024 को टारगेट करते हुए, अगर बिगिनर हैं तो अभी कोर्स लेने का आपको कोई भी फायदा नहीं है, आप 2025 को ही टारगेट करें। और अगर जिनकी तैयारी काफी हो रखी है, कुछ चीजें अपनी अच्छी करनी है, या फिर एक सही तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में सारी क्लासेस की मदद से अपनी तैयारी करनी है, जो टॉपिक्स रह गए उन्हें अच्छे से कवर करना है, तो आप ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिसर बैच में सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगी, साथ साथ जो टेस्ट सीरीज है टीयर 1 और टीयर 2 की सीजीएल की, वो भी इसके अंदर फ्री रहती है, ठीक है। और हर क्लास की पीडीएफ आपको दी जाती है जिससे कि कम से कम टाइम में आप अपनी अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें, ठीक है। तो अपनी तैयारी आप करते रहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है, अगर आपकी तैयारी ऑलरेडी अच्छी है तो आपको किसी भी कोर्स की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से अपना शेड्यूल बनाइए और उसी को यूज करते हुए अपनी प्रिपरेशन करिए, ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट लगाइए, ठीक है। और अगर बिगिनर है तो एक बार मैं ये जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप बिल्कुल बेसिक लेवल से एक बार अच्छे से तैयारी कर लीजिए। 6 से 8 महीने अपनी तैयारी को दीजिए, जान लगाइए उसमें, फिर आगे आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट हैं जो ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्रुप बी लेवल तक पूछे जाते हैं। एक बार आपने सीजीएल के हिसाब से तैयार कर लिया, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आनी इन सब्जेक्ट्स में। आपसे यही विदा लेता हूं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।